जो आज का अध्याय है बड़ा ही खास अध्याय है। और समझेंगे कि चार्टर जो एक्ट हैं, चार्टर अधिनियम जो है, भारत परिषद अधिनियम, उनमें क्या अंतर हैं, क्या उनमें विशेषताएं हैं, क्यों जो है ये अधिनियम लाए गए अंग्रेजों के द्वारा, कंपनी के द्वारा, कैसे कैसे इनका इस्तेमाल हुआ भारतीय प्रशासन पर। एक एक मुद्दे को बड़े ध्यान समझेंगे। देखो ये अध्याय ऐसा है कि भारतीय संविधान में, भारतीय इतिहास में दोनों जगह ही इसका वर्णन है। और सबसे खास बात यह है कि आज तक कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ जो यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे गए हों। तो बड़े अच्छे तरीके से जो है इस अध्याय की शुरुआत करते हैं और वो बारीकी से समझते हैं क्या क्या जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या क्या कार्य भारत में किए गए, क्या कानून है जिसके द्वारा वो प्रसिद्ध रही। देखो सबसे पहले समझते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। सभी जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी जो है ब्रिटेन के जो सम्राट थे, जो राजा थे, उनके द्वारा भारत में व्यापार करने के लिए इसको भेजा गया था। एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझिए। कभी ये मत सोचिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ध्यान रखिए दो पक्ष हैं, एक ब्रिटेन की राजा रानी का पक्ष है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पक्ष है। दो पक्ष हैं और दोनों पक्षों को अलग अलग समझिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई, इसकी स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। जब स्थापना हुई थी तो वहाँ की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम थी, उन्हीं के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। मगर एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापनाकार कौन हैं। देखो कहाँ से बारीकी से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो एक एक पर्सन को नोट करते चलिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापनाकार को बड़े ध्यान समझते हैं। जॉन वाट्स और जॉर्ज व्हाइट, दो व्यापार जो है करने वाले व्यक्ति थे, अंग्रेज थे, और इनके द्वारा ही स्थापना की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको जॉन कंपनी भी कहा जाता था। तो ध्यान रखिए जॉन वाट्स और जॉर्ज व्हाइट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। और फिर जो है रानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक घोषणा पत्र, एक अधिकार पत्र जो है तैयार किया गया और 15 वर्षों के व्यापार की जो है अनुमति मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को। उसने जो है 15 वर्षों का व्यापार शुरुआत में भारत में करना था। देखो अधिकार जो पत्र लिखा गया था वो लिखा गया था भारत में उस समय 1600 ईस्वी में जो काल चल रहा था वो सम्राट का चल रहा था, अकबर का। तो अकबर के नाम का जो है एक पत्र जो है लिखा गया था महारानी के द्वारा। मगर सभी जानते हैं कि 1603 में जो है महारानी की मृत्यु हो जाती है और 1603 के बाद में जेम्स प्रथम के काल में जो है एक मिशन जो है, एक योजना तैयार होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भारत में साम्राज्य स्थापित कर चुके थे एस्तादो द इंडिया, पुर्तगाली। तो पुर्तगाली जो है अधिक व्यापार ना जो है कर लिए जाए उनके द्वारा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज जो है पहले सतर्क हो चुके थे। पुर्तगाली जो है एक साम्राज्य ना स्थापित हो जाए, एस्तादो द इंडिया भारत में संपूर्ण साम्राज्य स्थापित ना कर ले, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हेक्टर नामक जहाज से, किस जहाज से? हेक्टर नामक जहाज से, और जेम्स प्रथम के काल में 1608 में कैप्टन हॉकिंस के द्वारा पत्र जो है महारानी ने किसके नाम का लिखा था? अकबर के नाम का लिखा था। क्योंकि उस समय तो काल जो है 1600 ईस्वी में किसका था? अकबर का ही था भारत में। तो उसी के जो है अधिकार क्षेत्र में जो है व्यापार करने के लिए आने वाली थी। उसी पत्र को लेकर जो है कैप्टन हॉकिंस जब पहुंचा तो पता लगा कि वहां पर तो अब जो है वर्तमान सम्राट कौन है? जहांगीर है। तो जहांगीर के समक्ष जो है पेश हुए कैप्टन हॉकिंस और फारसी भाषा में अनुवाद किया जहांगीर से। और कैसे कैसे जो है शुरुआत हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में। उसके बाद में 1757 ईस्वी, 1764 ईस्वी के जो प्लासी और बक्सर का युद्ध लड़ा गया। देखो अधिकार पत्र में साफ था, अंग्रेजों ने जो है ब्रिटेन के राजा और रानी ने केवल ये कहा था कि आपने केवल व्यापार करना है, मगर भारतीय राजाओं के साथ में युद्ध नहीं करना। वो भी एक शर्त थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में कि भारतीय राजाओं के साथ में क्या है? युद्ध नहीं करना। मगर उसने क्या है 1757 प्लासी की लड़ाई, 1764 बक्सर के युद्ध में भारतीय राजाओं के साथ में युद्ध किया और बहुत भ्रष्टाचार उसने किए जो है अपने राजा और रानी के साथ में। और फिर जो है राजा और रानी जो है मजबूर हो चुके थे कि अपनी कंपनी पर क्या है कुछ कानून लगाया जाए। ध्यान रखना जो ये कानून लगे हुए हैं ये ब्रिटेन के राजा रानी द्वारा ही लगे हुए हैं और अपनी कंपनी के ऊपर। कंपनी से पहले बात तय हुई थी कि व्यापार का कुछ हिस्सा ब्रिटेन के राजा रानी को जाना है, मगर बहुत कम जो है उन्होंने कमाई करके किसको दिया? ब्रिटेन के राजा रानी को दिया। और सब कहाँ हैं? अपने आप ही हड़प लिए। तो ध्यान रखना ब्रिटेन के राजा रानी के द्वारा ही कंपनी में भ्रष्टाचार कम करने के लिए कुछ कानून लाए गए। आइए उनकी शुरुआत करते हैं। कानून की शुरुआत होती है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से।
तो इसके जो संवैधानिक महत्व है रेगुलेटिंग एक्ट का 1773 का, ध्यान रखना, पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। कंपनी के प्रशासनिक, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं। पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली थी किस कानून में? रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 में। मद्रास बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग के अधीन हो गए। देखो, बंबई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उस समय में उनका अलग अधिकार क्षेत्र था, मगर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उनको भी शामिल किया गया। किसके अधिकार क्षेत्र में? जो पहले बंगाल का गवर्नर होकर था, जो रॉबर्ट क्लाइव था, उसको जो है फिर जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और नियुक्ति की एक सामान्य क्लर्क के रूप में जो भारत में आया था उसी का नाम था वारेन हास्टिंग। वारेन हास्टिंग के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि वह कौन है जिस पर महाभियोग भी चला था जो है ब्रिटेन की संसद में, और उसी को जो है डी फैक्टो गवर्नर जनरल कहा जाता है। यह एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि भारत का डी फैक्टो गवर्नर जनरल कौन बना? डी फैक्टो, देखो ये जो है घुमाने वाले क्वेश्चन हैं। डी फैक्टो का मतलब है वास्तविक गवर्नर जनरल, तो वास्तविक गवर्नर जनरल बना था वारेन हास्टिंग, जो सामान्य क्लर्क के रूप में आया था, मगर उसने भी भ्रष्टाचार किया। अब महाभियोग का केस क्या है इसको भी थोड़ा समझिए। ध्यान रखना, जो मीर जाफर की विधवा थी मुन्नी बेगम, उससे जो है रिश्वत लेने का आरोप जो है लगाया गया बंगाल के महाराजा नंदराज के द्वारा। महाराजा नंदराज के द्वारा जो है आरोप लगाए गए वारेन हास्टिंग पर, और जो वारेन हास्टिंग के साथ में 4 सदस्य और थे कार्य करने वाले, 3 सदस्य में भी जो अंग्रेज उसके खिलाफ रहते थे हर समय वारेन हास्टिंग के, और महाराजा नंदराज भी जो है उसकी नीतियों से काफ़ी परेशान था वारेन हास्टिंग की। मगर क्या हुआ? महाभियोग चला संसद में जरूर, मगर कुछ समय बाद महाभियोग भी हटा दिया गया, महाभियोग प्रणाली भी हटा दी गई वारेन हास्टिंग से। मगर ये समझना कि जो महाराजा नंदराज था उसको एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया और बाद में बंगाल में उसको फांसी दी गई अंग्रेजों के द्वारा। तो इस जो है प्रक्रिया में महाराजा नंदराज को फांसी हुई थी, क्योंकि उसने घोर विरोध किया था किसका? वारेन हास्टिंग का, जिस पर क्या चलाया गया था? महाभियोग जो है चलाया गया था। अगले समझते पॉइंट 1774 में क्या है? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। देखो, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में, ये हमने पता है किस कानून के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। मगर आपने ध्यान रखना है, क्या दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है वही सुप्रीम कोर्ट है? जो सुप्रीम कोर्ट जो है कहाँ स्थापित हुआ था? कलकत्ता में नहीं। जो 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था उसको 1862 में हाई कोर्ट में तब्दील कर दिया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। उसके जो मुख्य न्यायाधीश बने थे 1774 में, मुख्य न्यायाधीश बने थे अलीजा इम्पे। मगर यहाँ से एक बार प्रश्न आया था कि अन्य न्यायाधीश कौन कौन जो है बने थे? तो ध्यान रखना, HCL के नाम से आपने ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना, HCL, H से हाइड, C से चैम्बर्स, L से लिमेस्टर। तो हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर जो है अन्य न्यायाधीश बने थे कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट ने देखना था कि कंपनी किस तरीके से कार्य कर रही है और किस तरीके से कार्य नहीं कर रही है, उसके कार्य हेतु इसको बनाया गया था। अगला पॉइंट है जो दूसरा कानून है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, 1781 को समझते हैं। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हमने पता लगाया, अब समझते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसकी जो है कमियों को दूर करने के लिए, किसकी कमियों को दूर करने के लिए? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा कानून लाया गया? और वहां पर आपसे 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे और एक ऑप्शन छांटना है कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने के लिए लाया गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, 1781। इसमें क्या था? ब्रिटिश संसद ने 1781 में एडमंड बर्ग की अध्यक्षता में परवर समिति बनाई। देखो, एक परवर समिति बनाई गई और जो गलतियां सुप्रीम कोर्ट से हुई कलकत्ता के, उन गलतियों को जो है सुधार करने के लिए एक प्रवर समिति बनाई गई, एक न्याय व्यवस्था की शुरुआत की गई। ये आपने ध्यान रखना है। जो न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सका कलकत्ता का, वो न्याय व्यवस्था जो है किसके जिम्मे सौंप दी गई? प्रवर समिति के जिम्मे सौंप दी गई। किसकी अध्यक्षता में बनी थी ये कमेटी? एडमंड बर्ग। ये एग्जाम में एक बार पूछा गया था। बिहार और उड़ीसा के जो क्षेत्र थे में भी जो है आपका बंगाल के अधीन कर दिए गए।
बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र भी जो है प्रशासनिक क्षेत्र किसके अधीन कर दिए गए, बंगाल के। किस कानून के तहत, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत। अगला जो पॉइंट है इसको समझते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। यहां से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट क्या है 1784 का। देखिए, किसी भी भारतीय मामले पर अंग्रेजी सरकार, पहली बार ऐसा हुआ किसी भारतीय मामले पर अंग्रेजी सरकार गिर गई। ध्यान रखना, दो सदन जो है, दोनों सदनों में जो है पहली बार अंग्रेजी सरकार गिर गई। किसकी जो है मिलीजुली सरकार थी, लॉर्ड नॉर्थ व फॉक्स की मिलीजुली सरकार। ये एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि किस भारतीय मामले पर किस कानून के तहत जो है पहली बार अंग्रेज में कोई सरकार गिर गई थी, तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ये एग्जाम में ऐसा केस हुआ था। यह पहला अवसर था जब कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश अधीन क्षेत्र कहा गया। यह पहला अवसर था भारत में, क्योंकि इससे पहले जो अधीन क्षेत्र कहलाते थे वे किसके कहलाते थे, कंपनी के, जो एक प्राइवेट कंपनी थी। मगर नहीं, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ इसको हमने समझना है। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ कि पहली बार ऐसा हुआ कि जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे उनको कहा गया ब्रिटेन अधीन क्षेत्र, ब्रिटेन आधिपत्य क्षेत्र उनको कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि दो नए बोर्डों का गठन हुआ। अब क्या हुआ, दो नए बोर्ड गठन हुए, एक व्यापारिक मामले को देखेगा, एक राजनैतिक मामले को देखेगा। व्यापारिक मामलों को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। राजनीतिक मामले को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया, जिसका नाम था नियंत्रण बोर्ड। तो सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस कानून में हुई, किस कानून के तहत नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखना, जो नियंत्रण बोर्ड था जो बनाया गया था राजनीतिक मामलों की जो है हस्तक्षेप के लिए, तो उसकी स्थापना हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। मगर सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया इससे कि किसी भारतीय मामले पर जो है इंडिया बिल वहां पर प्रस्तुत होना था, मगर वो बिल प्रस्तुत नहीं हो सका। और किसी भारतीय मामले पर जो है पहली बार अंग्रेज में कोई सरकार गिर गई थी, वो मामला था किसको लेकर, पिट्स इंडिया एक्ट को लेकर, 1784 को लेकर। अब अगला क्वेश्चन जो है समझते हैं 1793 का चार्टर एक्ट जो है। देखो, चार्टर क्या है, एक अधिकार पत्र है, एक घोषणा पत्र है, ठीक है, उसको समझते हैं। नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से मिलने लगा। जो नियंत्रण बोर्ड था, जो इसका वेतन जो है, अधिकारियों का वेतन है, वो किस कोष से मिलने लगा, भारतीय कोष से मिलने लगा। तो किस चार्टर एक्ट में, 1793 के चार्टर एक्ट में। आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से इनको समझिए। 1813 का चार्टर एक्ट, एक भी गलती मत करिए, जितने से आप नोट्स बन सकते हैं उनको नोट्स को बनाइए और बार बार रिवीजन करिए, कम से कम इस अध्याय से तो आपसे जो है प्रश्न नहीं छूटेगा। 1813 का चार्टर एक्ट क्या कहता है, देखो 20 वर्षों के लिए कंपनी अधिकार दिए गए। 1793 में भी जो है 20 वर्षों के लिए अधिकार दिए गए थे, और 1813 का जो चार्टर एक्ट आया तो 20 वर्षों के लिए कंपनी को क्या दिए गए, अधिकार दिए गए व्यापार करने के लिए। मगर उसमें एक शर्त रखी गई कि कंपनी का भारतीय व्यापार पर एक अधिकार तो हो गया समाप्त। अब कंपनी वाले देखो क्या करते हैं, अपने ब्रिटेन के राजा और रानी के साथ उन्होंने समझ आया कंपनी वालों ने कि अब भ्रष्टाचार बहुत हो चुका है। जब 1757 का जो है प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव जैसे जो है व्यक्ति ने जो है अंधाधुंध जो है कंपनी के अधिकारियों ने कमाई की, जितना लूटना था भारत को लूटा। ऐसे ही कंपनी के अधिकारी लूट खसोट में जो है दिन रात व्यस्त रहे और ब्रिटेन के जो है महाराजा राजा रानी को जो है चपेट लगाते रहे, मगर अब तक भी सुधार नहीं आया कंपनी वालों में। 1813 तक कितना भ्रष्टाचार कंपनी में फैल चुका था कि ब्रिटेन के राजा रानी ने मजबूर होकर भारत से व्यापार का जो एक अधिकार था वो क्या करना पड़ा, समाप्त करना पड़ा। मगर यहाँ देखो ये 1813 के एक ऐसा चार्टर एक्ट है, यहाँ से कंपनी वाले जो है जाने वाले थे अपना बोरे बिस्तरा लेके, मगर नहीं, उन्होंने दिमागी से षड्यंत्र खेला था ब्रिटेन के महाराजा रानी के साथ में। क्या खेला, उन्होंने पता था कि जो चाय होती थी उस समय, चाय होती थी कहाँ, चीन में, और चाय के आदी बना दिए जो ब्रिटेन के लोग थे, राजा रानी के अधिकारी थे, जो या राजा रानी स्वयं थे, तो उनको आदी बना दिया किसका, चाय का।
और एक लत लगा दी, जैसे अफीम की लत होती है तो ऐसे लत लगा दी किसकी, चाय की। अब यहाँ से सारा का व्यापार एक अधिकार समाप्त होने वाला था कंपनी का, मगर कंपनी वाले ने कहा ब्रिटेन के राजा रानी से कि हमने एक मौका और दीजिए व्यापार करने का। और वो व्यापार किसका, चाय का। और चाय का व्यापार कहाँ से करना था, चीन से। अब चीन पड़ता था भारत के पास, तो व्यापार करने के लिए हमें जो है ठहरने का स्थान कहाँ चाहिए, भारत में चाहिए। तो एक बड़ा जो है दिमागी षड्यंत्र जो है कंपनी वालों ने खेल दिया, और यहाँ से जो है बोरिया बिस्तरा उठने वाला था कंपनी वालों का, मगर नहीं, क्योंकि चाय की लत गिर चुके थे। चाय का व्यापार कंपनी वाले चीन से करते थे, कहाँ भेजते थे चाय को, जो है इंग्लैंड में भेजते थे, ब्रिटेन में भेजते थे, और सभी अधिकारियों को लत पड़ चुकी थी चाय की। तब सोचा कि चलो भाई कोई नहीं, अपना व्यापार करते रहो। तो 20 वर्षों का और समय मिल गया कंपनी वालों को, मगर भारत से तो व्यापार का एक अधिकार समाप्त हो गया था। ये ध्यान रखना है, वह कौन सा कानून है जिसमें जो है कंपनी से भारत व्यापार का अधिकार समाप्त हो गया था, तो वो कानून था 1813 का चार्टर एक्ट। और चाय और चीन के साथ में क्या है, व्यापार का एक अधिकार बना रहा, वो आप समझिए। शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च, एक एक पॉइंट जो है समझने लायक है। 1813 के चार्टर एक्ट से शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष हम 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। तो ये भी बात कही गई जो है अंग्रेजों के द्वारा, कंपनी के द्वारा, किस चार्टर एक्ट में, 1813 के चार्टर एक्ट में। ऐसे ही ईसाई मिशनरियों का प्रवेश जो है शुरू हुआ था 1813 के चार्टर एक्ट में। अब जो है धार्मिक रूप से जो है उन्होंने देखा कंपनी वालों ने कि यदि धार्मिक रूप से कब्जा करेंगे तो हम यहाँ से जल्दी नहीं जाने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, ईसाई जो मिशनरियाँ थी उन्होंने लगा कि भारतीय धर्म ठीक नहीं है, भारतीय धर्म जो है रूढ़िवादी से जो है पूरा संलग्न है। तो ईसाई मिशनरी की शुरुआत की गई और धार्मिक परिवर्तन जो है करने का जो है कार्य शुरू किया गया। तो ईसाई मिशनरियों का जो है प्रवेश, उनका आगमन भी जो है कब हुआ, 1813 के चार्टर एक्ट में हो चुका था, इस कानून में हो चुका था। और शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात भी जो है इसी कानून में कही गई थी। अगला पॉइंट है 1833 का चार्टर एक्ट, ये हमने समझना है। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, देखिए 13 के बाद में फिर जो है 20 वर्षों का समय दिया था, तो 20 वर्षों का समय दिया था। अब जो है चार्टर एक्ट जो है, चार्टर एक्ट क्या है, एक समितियां निर्धारित की जाती थी कि कंपनी कैसे कार्य कर रही है, कैसे कार्य नहीं है। और 20 वर्षों के बाद में एक टीम आती थी, देखती थी इनके कार्यों को, कंपनी कार्यों को। ऐसी एक टीम आई और 1833 का चार्टर एक्ट लेकर आई, एक अधिकार पत्र लेकर आई, एक घोषणा पत्र लेकर आई। और उसमें फिर क्या कहा गया, जब उनके कार्य देखे उनके कार्य, क्योंकि समय क्या दिया था, समय दिया था कि आप चलो कोई बात नहीं, चाय का व्यापार कर लो चीन के साथ में, मगर भारत में व्यापार आपका खत्म कर दिया। मगर तब भी जो है भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ कंपनी का, तब और भ्रष्टाचार हो गया। तब जो है ब्रिटेन के राजा रानी मजबूर हो चुके थे। उन्होंने क्या किया कि कंपनी का अधिकार जो है चाय और चीन से भी समाप्त कर दिया, मतलब कि चाय का जो व्यापार सौंपा था चीन के साथ में, उसको भी समाप्त कर दिया। अब क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब ध्यान रखिए, जो व्यापारिक मामले हैं वे तो छीन लिए गए कंपनी से, अब कंपनी को राजनैतिक मामले दिए गए। कंपनी को क्या दिए गए, राजनीतिक मामले दिए गए। जो गवर्नर जनरल पहले बंगाल का होता था, उसको जो है पूरा अधिकार क्षेत्र दे दिया गया कि भाई आपसे व्यापार तो होने वाला नहीं है, कम से कम आप राजनीति ही कर लो। तो राजनीति करने का अधिकार दे दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक संपूर्ण भारत का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल, क्योंकि व्यापार छीन लिया गया, अब दे दिए गए संपूर्ण राजनीतिक अधिकार। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक को क्या बना दिया गया, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल। किस एक्ट में, 1833 के चार्टर एक्ट में। मगर अन्य जो ये पॉइंट हैं ये समझने लायक हैं, बस यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों कानूनों से। जनरल की कार्यकारिणी को भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार मिला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी उसको भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार कब मिला। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद को 1833 के चार्टर एक्ट में भारत के लिए कानून बनाने का क्या मिला, अधिकार मिला। बड़ा ही खास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि आयोग। इस कानून में लॉर्ड मैकाले छा चुका था, जिसे अंग्रेजी शिक्षा के जनक के नाम से जानते हैं लॉर्ड मैकाले को, मगर लॉर्ड मैकाले विधि आयोग के जनक भी जाने जाते हैं, ये ध्यान रखना। भारतीय दंड संहिता के जनक लॉर्ड मैकाले हैं,
विधि आयोग की नियुक्ति की गई 1833 के चार्टर एक्ट में। बड़ा ही खास क्वेश्चन है। और दूसरा पॉइंट है कि धारा 87, देखो पहले क्या होता था कि जाति धर्म भेदभाव के आधार पर जो है, रंग भेदभाव के आधार पर नियुक्ति की जाती थी किसी व्यक्ति की उच्च पदों पर। मगर लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, धारा 87 लागू की और सभी भेदभाव खत्म किए। जो उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति होती थी, जाति के भेदभाव, रंग भेदभाव के आधार पर, धर्म भेदभाव के आधार पर, उसको समाप्त किया। किस धारा के तहत? धारा 87 के तहत। और किस अधिनियम, किस कानून की बात चल रही है? 1833 के चार्टर एक्ट की बात चल रही है। दासता को समाप्त करने की आज्ञा दी गई। देखो दास प्रथा का अंत हुआ 1843 में, एलिन बरो के समय। किसके समय? एलिन बरो के समय दास प्रथा का अंत हुआ था। मगर ध्यान रखो, ये कानून जो बनाया गया था दास प्रथा को समाप्त करने का, इसकी अनुमति मिली थी 1833 के चार्टर एक्ट में। ये आपने ध्यान रखना है। और आपने पता ही है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो है सती प्रथा को रोकने के लिए धारा 17 के तहत कार्य किए, राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर, ये सभी जानते हैं। और राजा राधाकांत देव था, उसने विरोध किया था उस समय कि नहीं, सती प्रथा का अंत नहीं होना चाहिए। मगर धारा 17 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय ने क्या है, सती प्रथा का अंत किया था। 1853 का चार्टर एक्ट समझते हैं। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। देखो खुली प्रतियोगिता, जो सिविल सेवा की जो भर्तियां हैं, 1853 का चार्टर एक्ट इसके लिए बड़ा प्रसिद्ध हुआ। लॉर्ड मैकाले ने क्या किया कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुरुआत, आप भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो है तैयारी कर रहे हैं, मगर अपने बारे में तो कम से कम क्वेश्चन ध्यान रखिए कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुरुआत किस एक्ट में हुई थी। तो प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुरुआत हुई थी 1853 के चार्टर एक्ट में। और किस समिति के द्वारा हुई थी? मैकाले समिति के द्वारा हुई थी। अगला जो है 1858 का भारत शासन अधिनियम। देखो 13, उसके बाद में 33, मतलब 20 वर्षों के बाद में जो है चार्टर एक्ट आया। उसके बाद में क्या है, फिर 20 वर्षों का जो है बाद में चार्टर एक्ट आया। इसने देखा कि भाई सिविल सेवा के लिए जो है प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत करानी पड़ेगी। उसके बाद में जो है एक्ट आने वाला था 20 वर्षों के बाद 1873 में। मगर घटना घट चुकी थी कि कौन सी घटना? 1857 क्रांति जो है, एक महासंग्राम जो हुआ था, उसके बाद में जो है सारा जो का सारा जो है इतिहास बदल गया। कंपनी वालों का जो राजनीतिक मामले कंपनी वालों को सौंपे थे, वे भी जो है छीन लिए गए। कहीं कहीं गवर्नर जनरल लिखाता है, कहीं कहीं वायसराय लिखाता है, मगर इनमें अंतर क्या है? अब इसको बड़े ध्यान से समझना पॉइंट को। जो अगले पॉइंट हैं बड़े ध्यान से आपने समझने हैं, यही एग्जाम के क्वेश्चन है सारे के सारे। तो जो 1857 क्रांति हुई, उसमें जो कंपनी से राजनीतिक मामले दिए गए थे अंग्रेजों ने, वे भी छीन लिए गए। अब क्या होता है, सारा का सारा ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। भारतीय प्रशासन ब्रिटिश ताज के हाथों में जाता है। और 1858 का भारत शासन अधिनियम क्या कहता है? बड़े ध्यान समझिए। शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया। पहले कंपनी के हाथों था राजनीतिक मामले, मगर अब किसके हाथों सौंप दिए गए? ब्रिटिश क्राउन के हाथों, ब्रिटिश ताज के हाथों भारत का शासन सौंपा गया। गवर्नर जनरल जो थे उनको वायसराय कहा गया। देखो लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 क्रांति हुई थी, और लॉर्ड कैनिंग जो है राजा रानी के आगे गिड़गिड़ाया कि नहीं, मुझे ही जो है क्या बनाइए, मुझे ही वायसराय बनाइए, आप अपने हाथों में सारा काम रखिए। मगर गवर्नर जनरल तो होते थे कंपनी के, जो वायसराय बने हैं वे बने हैं राजा रानी के। तो उन्होंने अपने अधिकारियों को एक नया नाम रखा, और नया नाम क्या रखा? वायसराय रखा। और वायसराय भी कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग ही बना था। बोर्डों के अधिकार, जो बोर्ड बनाए गए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ध्यान दे के समझना है क्वेश्चन, क्योंकि ये एग्जाम में कैसे पूछा गया है कि जो दो बोर्ड हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है राजनीतिक मामलों का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों का, उसके जो अधिकार हैं में दिए गए थे भारत सचिव को। तो भारत सचिव का एक नया पद का गठन किया गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम में। भारत सचिव के लिए जो है एक भारतीय परिषद बनाई गई, और बनाई गई 15 सदस्यीय भारतीय परिषद। देखो जो भारत सचिव का पद था, ये ब्रिटेन के जो है सम्राट के द्वारा ही निर्धारित किया गया था।
और इसके द्वारा जो है 15 सदस्य ही भारतीय परिषद का गठन हुआ था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सचिव के लिए कितने सदस्य ही भारतीय परिषद का गठन हुआ। 15 सदस्य ही भारतीय परिषद का गठन हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट का भी पद क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 1857 की क्रांति में जो मुगल सम्राट थे उनकी जो है स्थिति देखी अंग्रेजों ने कि इनका भी जो है रोल रहा 1857 क्रांति में, और इसलिए जो है मुगल सम्राट का पद भी जो है समाप्त किया फिर अंग्रेजों ने 1858 के भारत शासन अधिनियम में। अब जो है भारत परिषद अधिनियम, इनको समझना है। देखो परिषद अधिनियम 1861 का है, 1892 का है, 1909 का है। परिषद अधिनियम क्या है कि अब जो है भारतीयों को जो है एक अंग्रेजी शासन में शामिल किया जाएगा, जो कार्य होंगे उस वो भारतीयों की अनुमति से होंगे। तो ऐसा जो है अंग्रेजों की सोच थी। 1857 क्रांति के बाद में बहुत बदलाव आया और उनकी सोच थी कि अब भारतीयों को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। तब जो है परिषद अधिनियम लागू हुए। और वे परिषद अधिनियम क्या है बड़े ध्यान से समझे। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, देखो एक क्वेश्चन सिंपल आ जाता है कि निम्न में से कौन सा परिषद अधिनियम नहीं है। तो एक पहला पॉइंट ये समझना है कि परिषद अधिनियम कौन कौन से थे। परिषद अधिनियम वे थे जिनको जो है भारतीयों को विधान परिषद में शामिल किया गया। तो परिषद अधिनियम 1861 का भी है, 1892 का भी है और 1909 का भी है। इसमें कुछ ना कुछ भारतीयों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की गई। वायसराय को जो है अध्यादेश की शक्ति मिली 6 माह के लिए अधिकतम। एक लघु कानून बनाने की शक्ति जो है वायसराय को दी गई। और वायसराय को अध्यादेश की शक्ति किस जो है भारत परिषद अधिनियम के तहत मिली, ये बड़ा ही खास क्वेश्चन है। तो 1861 के परिषद अधिनियम के तहत बनारस और पटियाला के राजा, इस पॉइंट को समझिए, बनारस पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में जो है मनोनीत किया गया। देखो अब वे चाहते थे अंग्रेज की भारतीयों की सहायता से ही कुछ काम होंगे, तो उन्होंने क्या किया, बनारस पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को मनोनीत किया। जो अगला पॉइंट समझते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम समझते हैं। 1892 के परिषद अधिनियम से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन बड़े खास हैं। 1892 का परिषद अधिनियम, देखो यदि आप सारे के सारे क्वेश्चन नोट करते हो, उनकी वो बार बार रिवीजन करते हो, तो एग्जाम में एक्ट से, भारत परिषद अधिनियम से, शासन अधिनियम से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बड़े ध्यान से समझिए। देखो 1892 का परिषद अधिनियम क्या था कि इसी में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। यदि कोई पूछे आपसे, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं, फिर जो है ध्यान समझेंगे। 1892 का परिषद अधिनियम में क्या हुआ कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, भारत में सबसे पहले अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी वो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत हुई थी। दूसरा पॉइंट है कि बजट पर बहस करने का अधिकार भी जो है भारतीयों को दिया गया था। बजट पर बहस करने का अधिकार भी जो है, जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो भारतीय सदस्य शामिल किए गए उनको बजट पर बहस करने का अधिकार भी मिला 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। अगला भारतीय परिषद अधिनियम है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। देखो सभी जानते हैं कि सांप्रदायिक आधार पर जो है निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई, मतलब मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार भारत परिषद अधिनियम। जो मार्ले थे वे थे भारत सचिव और मिंटो जी थे वे थे आपका वायसराय। तो इसे बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार। सांप्रदायिक जो है आधार पर निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया था। यह आपने ध्यान रखना है। अगले पॉइंट है भारत सरकार अधिनियम 1919 को समझते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 को समझते हैं। यहाँ से किस प्रकार से अब जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको समझना है, क्योंकि ट्रेंड बदल चुका है। देखो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919 को। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। ब्रिटेन के एक इतिहासकार थे लियोनस कार्टियस, एक एक पॉइंट को समझिए। ब्रिटेन के एक इतिहासकार थे लियोनस कार्टियस। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि भारत में जो है एक द्वैध शासन स्थापित करो, दो पक्ष बनाओ, दो विषय रखो, एक आरक्षित एक हस्तांतरित। कुछ विषय
होने चाहिए भारतीय मंत्रियों के हाथ में, और कुछ विषय होने चाहिए आपका अंग्रेजों के हाथ में। जो कमाई के साधन हैं वे होंगे अंग्रेजों के हाथ में, और जो बिना कमाई के साधन हैं वे होंगे भारतीय मंत्रियों के हाथ में। तो उसे बोला जाता है द्वैध व्यवस्था। और द्वैध व्यवस्था के जनक यदि कोई आपसे पूछता है तो उसका नाम है लियोनस कार्टियस, एक इतिहासकार थे। आरक्षित विषय जैसे राजस्व, जो कमाई के साधन है, राजस्व है, न्याय है, या फिर जो है न्यायिक व्यवस्था है, पुलिस है, वे जो है अंग्रेजों के हाथ में चले गए। जो भी जो है अच्छे विषय थे वे किसके हाथों में चले गए? अंग्रेजों के हाथ में चले गए। और भारतीय मंत्री के हाथों में क्या गया? हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है। जहाँ से कमाई नहीं होगी तो वे दे दी गई भारतीयों को, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य है। तो दो हिस्सों में जो है ऐसे जो है भारत को बांटने की बात की गई, आरक्षित में बांटने की बात की गई, हस्तांतरित में बांटने की बात की गई। अब भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है इसको समझते हैं। देखो आपने पता है कि जो साइमन कमीशन आयोग है उसकी रिपोर्ट जो है को शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम, शासन अधिनियम बनाने के लिए 1935 का। एक एक पॉइंट को समझिए। गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे उसकी जो रिपोर्ट आई थी उसको भी शामिल किया गया था कि भारत शासन अधिनियम बने अच्छी तरीके से 1935। तो इसमें ध्यान रखना है 14 भाग शामिल किए गए थे, 321 धाराएं शामिल थी और 10 अनुसूचियां शामिल थी भारत शासन अधिनियम 1935 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां, साइमन कमीशन की रिपोर्ट और गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्ट के आधार पर ही तैयार हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935। अब ये ध्यान रखना है कि प्रांतों को स्वायत्तता मिली थी। प्रांतों में जो द्वैध शासन शुरू हुआ था उसको कर दिया था समाप्त। बात कहां पड़ रही है अब? 1935 की। तो प्रांतों को क्या मिली? स्वायत्तता मिली। और केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। अब शासन कहां लागू हुआ? केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। और 3 तरह की सूचियां बनाई गई, संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। यह भी आपने ध्यान रखना है कि इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 सूचियों, संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची का निर्धारण किस जो है कानून में किया गया था? भारत सरकार अधिनियम जो है शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था और स्थापित हुआ था फिर 1937 में। मगर दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय जो बना था किस अधिनियम से बना था? 1935 के अधिनियम से बना था। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीयों के लिए भी एक बैंक हो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिफारिश की थी हिल्टन यंग कमीशन से 1928 में। और हिल्टन यंग कमीशन ने फिर जो है अपनी रिपोर्ट सौंपी भारत शासन अधिनियम जो है 1935 को। किसने रिपोर्ट सौंपी? हिल्टन यंग कमीशन। तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर ही 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। मगर किस अधिनियम में? 1935 के अधिनियम में। बर्मा को भारत से अलग किया गया। जो बर्मा है, म्यांमार है, उस